नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए अपनी विशिष्ट लेखन शैली के लिए जानी जाने वाली वरिष्ठ लेखिका दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी कुंती का खेल। मेरी जुबानी, मैं हूँ सीमा सिंह। कुंती को खेल अकस्मात ही सूझा था। टंडन मेम साहब उस समय अपने ग्राहकों के साथ गोल कमरे बनाम अपनी आर्ट गैलरी में थीं और कुंती गोल कमरे के उपकक्ष में। दिन में दीर्घावधि के लिए जब भी बेबी सोती, टंडन मेम साहब कुंती को अपने गोल कमरे के उपकक्ष में बुला लेती, अपनी आर्ट गैलरी के कच्चे माल को उसके हाथों चमकाने दमकाने। गोल कमरे में जब भी ग्राहक रहते, कुंती स्वच्छंद महसूस करती। उन कुछ एक पलों के लिए टंडन मेम साहब कुंती पर अपना अंकुश ढीला छोड़ देती और कुंती का आकाश और काल कुंती के पास लौट आता। अवधि एक समान न रहकर घटती बढ़ती रहती, क्योंकि अपने ग्राहकों के साथ टंडन मेम साहब का हिसाब अजीब जमा माफ़ी का रहा करता था। अपनी पुराकालीन कलाकृतियों की कलावधि व कौतुक क्षमता टंडन मेम साहब अपने ग्राहकों की समृद्धि व बुद्धि के अनुपात से निर्धारित करती। एक ही चीज़ के दाम एक ग्राहक को 300 रुपये बताती तो दूसरे ग्राहक को 3000। एक ही प्रश्न का उत्तर एक ग्राहक को संक्षिप्त मिलता तो दूसरे को विस्तृत। गोल कमरा यदि टंडन मेम साहब की आर्ट गैलरी थी तो ये उपकक्ष उसकी नेपथ्यशाला। गोल कमरे में प्रदर्शित वस्तुओं की चिकनाई रगड़ाई तो इस उपकक्ष में संपादित होती ही, साथ ही साथ नए आए अंगड़ बंगड़ की काया भी यहीं पलटी जाती। किसी बेडौल टुम छल्ले को रेती से काट कर टंडन मेम साहब इधर चिपकाती तो दूसरे मटियाले ठीकरे को पोत कर उधर नाथती। तरह तरह की छोटी बड़ी गोल चौकोर चीज़ों को अपने हाथ के छल बल से अलग अलग ढंग से टंडन मेम साहब सजाती संवारती और चीज़ें बदल बदल जाती। कुंती उस दिन एक हलाकू फूलदान पर पूरी दोपहर काम करती रही थी। फूलदान टोटीदार था और टोटियों के रूप में उन 2 घोड़ों की आकृति घनी रगड़ के बाद ही स्पष्ट हुई थी। घोड़ों को देखते ही कुंती अपनी हलाकानी भूलकर विस्मय से भर गई। घोड़े बहुत सुंदर थे। फूलदान के फलक पर कंचाए गए दूसरे नक्काशीदार घोड़ों से ये घोड़े मेल जरूर खाते थे, परंतु ये घोड़े फूलदान का अंश नहीं थे, अपना अलग अस्तित्व रखते थे। कुंती ने घोड़े समीप से निहारने चाहे। घोड़े अपने बल पर फूलदान को कुंती की पकड़ में रोके रखने में असमर्थ रहे और फूलदान उनसे विलग होकर नीचे कालीन पर गिर गया। कुंती ने लपक कर हानि आंकी। हानि मरम्मत के अयोग्य न थी। मजबूत गोंद से अपनी कारीगरी दिखाई और घोड़े पहले की तरह फूलदान के संग जा चिपके। कुंती को खेल उसी पल सूझा। उसके हाथों में उस खुजली का सूत्रपात उसी पल हुआ जिसके अंतर्गत उसे गोल कमरे में रखी सभी वस्तुओं को खंडित कर छितराना और फिर उन्हें पुनर्स्थापित करना अत्यावश्यक लगने लगा। उपकक्ष में रखे सभी औजार, सभी चूरे व सभी घोल कुंती के देखे और जाने थे। उन्हीं को सामने रख कर कुंती गोल कमरे से अपना अहेर उपकक्ष में खिसका लाती और सही अवसर मिलते ही उसके अंगों को उसके मुख्य सांचे से पृथक कर खूब हंसती। फिर जब वो संतुष्ट हो जाती तो उन्हें पुनर्गठित कर संतोषजनक अवस्था में गोल कमरे में वापस पहुंचा आती। हमारी बेटी बहुत होशियार है मेम साहब। 2 वर्ष पहले कुंती जब अपने गांव के घर में अपनी माँ व 3 छोटी बहनों को तथा अपने गांव के स्कूल में अपनी 6ठी कक्षा के किताबों व सहेलियों को हमेशा के लिए छोड़कर इस शहर में इस नौकरी के लिए लिवाई गई थी, तो उसके चपरासी बप्पा ने इन्हीं शब्दों के साथ कुंती को टंडन मेम साहब से मिलवाया था। ये बेबी का काम संभाल लेगी मेम साहब। उधर गांव में इसका नाम बहुत रहा। स्कूल की हर कक्षा में इसे हमेशा पूरे नंबर ही मिले, कभी आधा नंबर भी कम नहीं रहा। तुम्हारा नाम क्या है? उसकी ओर देखकर टंडन मेम साहब किसी परी की मानिंद मंद मंद मुस्कुराई थीं। शकुंतला, मगर आप मुझे कुंती के नाम से पुकार सकती हैं। शकुंतला मेरा स्कूल नेम था। तुम बहुत होशियार हो शकुंतला। टंडन मेम साहब ठठाकर हंसती थीं। मैं तुम्हें कुंती नहीं कहूँगी, तुम्हें तुम्हारे स्कूल नेम शकुंतला के नाम से ही पुकारूंगी। मैं पानी पीना चाहती हूँ मेम साहब। तुम्हें तो भूख भी लगी होगी शकुंतला। कुंती ने स्वीकृति में सिर हिलाया था। उसके गांव से
ये शहर बहुत दूर था और अम्मा ने पूरी भाजी की जो पोटली उसके संग रखी थी वो रास्ते में ही चुक गई थी। बावर्ची इस समय डॉक्टर साहब का खाना बना रहा है शकुंतला, तुम्हें खाने के लिए अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ सब लोग डॉक्टर साहब के खा लेने के बाद ही अपना खाना खाते हैं। सामने रसोई है, तुम बावर्ची से कहना मैंने तुम्हें भेजा है, तुम्हें तुम्हारे पानी के लिए। टंडन साहब उन दोनों सरकारी अस्पताल के हड्डी विभाग के मुख्य थे और दोपहर का खाना घर पर खाते थे। पानी पीकर कुंती टंडन मेम साहब के पास लौटी ही थी कि उन्होंने एक बदरंग थाली एक कटे हुए नींबू के साथ उसे थमा दी थी। बेबी इस समय सो रही है। टंडन मेम साहब का चेहरा रूखा हुआ आया था। तब तक तुम इसे नींबू से रगड़कर खूब चमकाओ, देखें तुम्हारा काम कैसा है। कुंती ने अनिच्छा से थाली पर नींबू रगड़ना शुरू कर दिया था। टंडन मेम साहब एक किताब पकड़कर कुंती के काम का निरीक्षण करती रही थीं। थोड़ी देर बाद बेबी वहाँ आ पहुँची थी। उस समय वो 2-2.5 साल की रही होगी। बेबी के हाथ पे एक टूटी गुड़िया थी जिससे उसने आते ही टंडन मेम साहब के सिर पर वार किया था। क्या हुआ बेबी? अस्त व्यस्त हुआ है अपने बाल टंडन मेम साहब ने संवारे थे। बेबी ने अपना प्रहार दोहराया था। क्या है? ताव खाकर टंडन मेम साहब ने बेबी को एक जोरदार चपत लगाई थी। बेबी ने गुड़िया ज़मीन पर पटकी थी और हू 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 के साथ ज़मीन पर लौटने लगी थी। इतने में बाहर एक घंटी बजी थी और बावर्ची रसोई से निकलकर बाहर की ओर लपक लिया था। आगंतुक टंडन साहब थे। बेबी के रोने की आवाज़ उन तक पहुंच ली थी और वो सीधे वहीं चले आए थे। उन्हें देखते ही टंडन मेम साहब बेबी को मनाने लगी थीं। बेबी, मेरी लाडली बेबी, तुम्हें आज ही तुम्हारे पापा नई गुड़िया दिला देंगे। आज क्या हुआ? उनके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट थी। इसकी पुरानी गुड़िया ने आज इसे बहुत सताया है। टंडन मेम साहब ने हंसी छोड़ी थी। शट अप, बहुत शर्म की बात है। ये मेरे खाने का समय है और तुम एक बच्ची को नहीं संभाल सकती। आप सही कह रहे हैं। बेबी का इस समय रोना गलत है, बेवक्त है। आई एम सॉरी। आंखों में आ रहे आंसू टंडन मेम साहब ने पीछे ढकेल दिए थे। वेरी सॉरी, मगर आज आप जल्दी कैसे आ गए? क्या 3 बजे फिर कोई मीटिंग है? मेरी मीटिंग मेरा हेडेक है, तुम अपने काम से मतलब रखो। मैं अपना काम निपटाना जानता हूँ। आप खाना खाइए। अपनी झेप मिटाने के लिए टंडन मेम साहब फिर हंसती थीं। मैं अभी बेबी के पास रहूँगी। कुंती की नौकरी के उसी पहले दिन से टंडन मेम साहब ने बेबी की जिम्मेदारी के साथ साथ उसे गोल कमरे के विविध काम भी सौंप दिए थे, जिन्हें निरंतर संभालना थामना उसके बूते के बाहर था। अभी बेबी का रिबन खुलता अथवा बेबी के खेलने वाले भवन समूह की कोई दीवार अथवा खिड़की गुम होती, उसकी गुड़िया की फ्रॉक या बालों की चमक मलिन पड़ती अथवा उसके हाथों से कोई चीज़ छूटकर गिरती या टूटती तो बेबी उद्वेलित होकर उपद्रव करती, सो करती ही। साथ में टंडन मेम साहब भी कुंती को डांटने डपटने लगती थीं बेतरह। तिस पर गोल कमरे के सामान को टंडन मेम साहब की मनभावन दशा में लाने हेतु कुंती उनकी प्रत्येक तरंग, प्रत्येक मौज व प्रत्येक सनक को पूरी करने में अपनी पूरी ताकत लगाकर ग्रहण करने का प्रयास करती भी, तो भी टंडन मेम साहब कहीं न कहीं उसकी चूक पकड़कर अपनी तुनक मिजाजी का ताज़ा उदाहरण उसे देना कभी न भूलती। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, कुंती अपने बप्पा से कई बार कहती रही थी। मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे गांव छोड़ आइए, मैं गांव में रहूँगी। गांव में क्या धरा है? कुंती के बप्पा उसे हर बार डांट देते थे। 2-4 साल यहाँ और काम कर लेगी तो तेरे ब्याह का अच्छा जुगाड़ बन जाएगा। इधर साहब लोग कुछ मदद कर देंगे और उधर लड़का भी सही व कमाऊ मिल जाएगा। कुंती का रोग संचार जबड़े से शुरू हुआ। ऐसा जकड़ा गया मानो वहाँ कोई ताला पड़ गया था। मांसपेशियों में जो आकस्मिक जकड़न आ बैठी थी सो अलग, और सांस थी कि लगता था अभी उखड़ी की उखड़ी। हिम्मत बांधकर कुंती ने पलंग पर सो रही बेबी को जगाया। साधारण परिस्थिति रही होती तो बेबी को नींद के आवाह क्षेत्र से बाहर आने में काफ़ी समय लग जाता, परंतु जब बेबी ने कुंती के शरीर को तेज हिचकोलों से ऐंठते व मुड़ते देखा तो तत्क्षण माँ को लिवा लाई। टंडन मेम साहब ने आते ही पिछले बरामदे की घंटी दबाई। घंटी बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में सो रहे कुंती के बप्पा को तत्काल जगाने में सक्षम रही। इसे अस्पताल ले चलिए। कुंती की दुर्दशा उसके बप्पा से देखी ना गई।
इसे यूं कांपते हुए हमने पहले कभी नहीं देखा। इसे कुछ हो गया तो इसकी माँ और बहनें रो रो कर प्राण दे देंगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए टंडन मेम साहब पति को वहीं बुलवा लीं। ये टेटनस का केस मालूम देता है। सधे हुए हाथों से कुंती का निरीक्षण करने के बाद वो बोले, बुखार बहुत तेज़ है और हाथ में अंगूठे के पास एक पंक्चर वुंड है। खरोंच गहरी है और छिलन संगीन। कांटे जैसी कोई नुकीली चीज़ धंसकर अंदर टूट गई है। बचाने के लिए क्यूरेर व ऑक्सीजन भी चाहिए। अस्पताल ले जाना होगा। अस्पताल में कुंती के पहुंचते ही उसे क्यूरेर का इंजेक्शन दिया गया, जिसने शनैः शनैः कुंती की मांसपेशियों की सिकुड़न, ऐंठन व थरथराहट रोक दी। उसी के चलते वेंटिलेटर की पॉजिटिव प्रेशर मशीन उसके फेफड़ों में लगातार हवा भी पहुंचाने लगी और कुंती के हाथ के घाव वाले स्थान पर चीर दिया गया। चीर के बाद जो टुकड़े एकत्रित हुए वो हरे एनेमल व लोहे के थे। टुकड़ों को देखकर टंडन मेम साहब की चिंता बौखलाहट में बदल गई और वो तुरंत घर लौट आईं। गोल कमरे में हरे एनेमल का सबसे कीमती पात्र एक पोर्सिलेन जग का था। फ्रांसीसी क्लोएंजो प्रणाली से बने उस जग पर कछुए के खपड़ों की आकृति के खांचों पर हरा एनेमल जड़ा था। उसकी विभाजक दीवारें मोड़कर टाँकी गई लोहे की पतली पट्टियों की थी। टंडन मेम साहब ने सबसे पहले वही जग टटोला। जग के मूठ वाले भाग की मीनाकारी व टंकाई बराबर न रहकर उबड़ खाबड़ थी। जग की मूठ चिपचिपा रही थी। चिपकाव ताज़ा था। कुशल हाथों से टंडन मेम साहब ने उसे शीघ्र ही निष्प्रभाव कर दिया। मूठ उन्होंने हाथ में लपक ली। उन्होंने झुककर जग के उस फलक को पटका व पिछोरा जहाँ से मूठ पृथक हुई थी। वहाँ की सतह तेज रगड़ के कारण हिचर मिचर गई थी। शायद उसी को निर्बाध बनाते समय कुंती के हाथ में एनेमल और लोहे के लवलेश धसक कर बिखरे थे। टंडन मेम साहब की दहल उन्हें गोल कमरे के फूलदानों, लैंपों, जगों, फालों, दीपाधारों व बुतों के पास विषय क्रम से ले गई। सभी चीज़ों को टंडन मेम साहब ने बड़े ध्यान से जांचा व परखा। जग के मूठ वाली गंधेली चिपचिपाहट का वितान सब ओर व्याप्त था, कहीं मंद व शिथिल तो कहीं तिक्त व उग्र। निसंदेह कुंती का वृहदाकार हस्तक्षेप सांयोगिक आपात नहीं था, अपितु आयोजित आक्रमण था। कुछ दिनों के लिए मैं ममा के पास रहूंगी। प्रकृतस्थ होकर टंडन मेम साहब ने पति का फ़ोन मिलाया। हांगकांग से जीजी ने माँ के यहाँ मेरी आर्ट गैलरी के लिए कुछ चुनिंदा सामान भेजा है। अभी कुछ दिन रुक जाओ, टंडन साहब ने कहा। तुम शहर में नहीं रहोगी तो लोग समझेंगे कुंती के स्वास्थ्य लाभ में तुम्हारी रुचि खत्म हो गई है। कुंती के इलाज में व्यवधान आया तो वो बचेगी नहीं। बेबी के साथ आज निकल लूँगी तो अच्छा रहेगा। संयोग से प्लेन की 2 टिकटें भी डिस्काउंट पर उपलब्ध हैं और फिर फ़ोन पर आपसे कुंती का हालचाल तो लेती ही रहूँगी। आपके वहाँ रहते कुंती के इलाज का उपेक्षित रहना असंभव है। मगर इधर मेरी व्यस्तता बढ़ने वाली है। स्वास्थ्य मंत्रालय से हमारे अस्पताल का निरीक्षण करने राजधानी से कुछ लोग आ रहे हैं और मुझे तो अपना दम लेने की फुर्सत न मिलेगी। मेरा जाना बहुत ज़रूरी है और मैं जानती हूँ आप सब संभाल लेंगे, बहुत अच्छी तरह, पूरी तरह। टंडन मेम साहब ने पति से कुंती के छल के विषय में कुछ न कहा। ताव खाकर जो वो कुंती के पिता पर गरजते बरसते तो गोल कमरे की हजारों रुपयों की दुर्दशा प्राप्त वो सज्जा सामग्री फिर चाय के दाम भी चलाए न चलाई जा सकती। पति से कुंती की मृत्यु की सूचना टंडन मेम साहब को तीसरे दिन मिली। उसका शव उसके गांव ले जाया जाएगा। उसका दाह संस्कार अपने लोग वहीं करेंगे। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, तुम्हारा शहर में रहना ज़रूरी था। आई एम सॉरी, वेरी सॉरी। कब आओगी? टंडन साहब पत्नी के खेद निवेदन से प्रभावित होकर अपना गुस्सा टाल गए। यो भी उसकी अनुपस्थित में रसोई चौपट हुई जा रही थी। कल आ जाऊं स्वीटहार्ट? टंडन मेम साहब ने एक चोचलेबाज स्त्री की तरह इश्कबाजी प्रदर्शित की। बेबी के लिए घरेलू आया ढूंढने की भी उन्हें जल्दी थी। स्त्रियोचित माया का उन्हें अच्छा अभ्यास था और स्थिति के अनुकूल उसे पारित करने में वो पारंगत थीं। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी कुंती का खेल। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा।
कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।